डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते हैं जिससे आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके और आपकी कृषि के क्षेत्र में अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो उस विषय से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, क्योंकि इसमें आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधा आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और इस कार्यक्रम में मौजूद एक्सपर्ट विषय से जुड़े हुए आपके सवालों के सीधा जवाब देते हैं। हेलो किसान इस कार्यक्रम में हर संस्करण में हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार विषय पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हेलो किसान कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो रहेगा खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कितने प्रकार के खरपतवार होते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरा विषय रहेगा अनानास की खेती, इसको लेकर क्या कुछ खास बातें हैं, किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इन दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके पास कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई भी संशय है तो आप टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर अपना सवाल सीधा हमसे पूछ सकते हैं। आपका टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या जो भी है उसका सही तरीके से समाधान आपको मिल सके, तभी आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने का फायदा होगा या सवाल पूछने का आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से अपना व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं अपना नाम और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी आपको तारुफ करा दिया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा। सर आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। आपका स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर राजवीर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि खरपतवार नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना चुनौतीपूर्ण है और ये किसान भाइयों की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया जाता है तो? देखिए पुलकित जी, ये बहुत जो है, जब तक हमको किसी चीज़ का नुकसान का आंकलन नहीं होगा तब तो हम उसमें तो ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल। तो खरपतवार जो है, किसान भाई अच्छा बीज लेता है, खेत की जुताई अच्छी तरीके से करता है, समय से बीज की बुआई करता है, खाद देता है, पानी देता है, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए वो सारे प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास अगर विफल हो जाएं किसी कारण वजह से तो उसको बहुत नुकसान होता है। तो उन विफल जो करते हैं, जैसे खरपतवार हैं फसलों में, वो फसलों में उगते हैं फसल के साथ, लेकिन सारा जितना खाद पानी किसान भाई देता है वो सब उसको निचोड़ लेते हैं और जिसके कारण फसल को है जो है शक्ति नहीं मिलती, उसका उत्पादन नहीं बढ़ पाता जी। तो इनका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। और नियंत्रण की प्रक्रिया जो है, किसान भाई को जब वो बीज सेलेक्ट करता है ना, जब बीज किसी सोर्स से लेता है वहीं से शुरू हो जाती है जी। अगर बीज अच्छा है, बीज में खरपतवारों के बीज नहीं हैं तो वो उत्तम माना जाता है जी। अगर बीजों के साथ ही खरपतवार के बीज पुरानी जहाँ से उन्होंने खरीदा है उसमें मिक्स हैं तो नियंत्रण करना संभव नहीं है जी। तो इस तरीके से पहले अच्छा चुनाव करें बीज का, बीज साफ सुथरा लें, किसी अच्छे सोर्स से लें, सर्टिफाइड एजेंसी से लें और खरपतवारों की मात्रा उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। दूसरी बात,
जब खेत की जुताई करें, खेत की जुताई जैसे मई का महीना आता है, किसान भाई अब तो जुलाई एंड हो रहा है, लेकिन मई के महीने से ही गहरी जुताई करें और 15-20 दिन के अंतराल में अगर किसान भाई एक पानी लगाते हैं और 15 दिन 20 दिन खेत को छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, जो खरपतवारों के बीज जो हैं लगभग 5 सेंटीमीटर की सतह में सबसे ज़्यादा होते हैं, नीचे 10 सेंटीमीटर में कम होते हैं और 15 सेंटीमीटर में जैसे जैसे गहराई जाएंगे तो खरपतवारों के बीजों का संख्या कम होती जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक की सतह में होते हैं जी। जैसे हम पानी देंगे और 15 दिन खेत में छोड़ देंगे, खेत को छोड़ देंगे तो सारे बीज जम जाते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रैक्टर से उस खेत की जुताई कर देंगे और वो सारे मर गए। उससे क्या होता है, सीड बैंक जो खरपतवारों का एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अपने खेत से बीजों को जमा करके उनको मारना। तो इस तरीके से कुछ हद तक, मतलब आप मानोगे 30% तक का नियंत्रण आप इस तरीके से खरपतवारों का फसलों में जो खरीफ मौसम में लगाने वाले हो उसमें नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि बीज ही नहीं है तो जमेंगे कहाँ से। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जब आप खेत की जुताई करें और फसल का चुनाव करें तो ये देखें भाई आपके पास जो लेबर उपलब्ध है कि या नहीं है जी। उस समय आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि खरीफ मौसम में क्या होता है, सबसे मुख्य फसल खरीफ मौसम की धान है। धान में रुपाई के टाइम में बहुत लेबर लगती है। उस टाइम आप खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अगर लेबर मांगोगे, वीडिंग करने के लिए मांगोगे तो उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि लेबर को भी पैसा रुपाई में ज़्यादा मिलता है, वीडिंग में कम मिलता है जी। तो इस तरीके से आप फिर रसायनों का प्रयोग करेंगे, रसायन की उपलब्धता होनी चाहिए। वो रसायन, क्योंकि हर फसल में रसायन अलग अलग होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक आपने दवाई ली और उससे जो है सारी फसलों में सब प्रकार के खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं। हर फसल के लिए अलग खरपतवारनाशी है। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे कहते हैं, आपने बात करी प्रकार क्या है, तो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के हर शाकनाशी या हर्बिसाइड की आवश्यकता होती है जी। तो ये तमाम तरीके की प्रक्रिया हैं जिसको इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी खेतों में खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खरपतवार बहुत व्यापक रूप से आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बारीकी से समझेंगे कि क्या कुछ सावधानियां किसान भाई बरत सकते हैं और कितने प्रकार के खरपतवार होते हैं, और इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून के बादल बरस रहे हैं। बरसात के मौसम में अक्सर खरपतवार बढ़ने की समस्या भी देखी जाती है। बता दें कि खरीफ फसलों में खरपतवारों का प्रकोप होने की काफी ज्यादा आशंका रहती है। खरपतवार फसलों की पैदावार पर असर डालती है। खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौआ, जंगली जूट और जंगली तंबाकू। दूसरी, सकरी पत्ती वाली खरपतवार। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सांवा और दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे मोथा। धान की प्रमुख खरपतवार सावा, कोदो, कनकौआ, जंगली जूट, मोथा और जंगली धान है। मक्का, ज्वार, बाजरा में दूब घास, कनकौआ, जंगली जूट, सावा और मोथा खरपतवार उगाती हैं। वहीं खरीफ की दलहनी और तिलहनी फसलों में महकुआ, हजारदाना, कनकौआ, सफेद मुर्ग, समा और मोथा उगाती हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निवारण विधि अपना सकते हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई नालियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि भी खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है।
तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है और कौन कौन सी फसलों में खरपतवार का खतरा बना रहता है और कितने प्रकार के खरपतवार उन फसलों में देखने को हमें मिलते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, आपने अब ओपनिंग में ही बताया कि बीजों का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही अगर हम खेत की जुताई की बात करें, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि खेत की जुताई किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या कोई ऐसा रसायन आता है कि जुताई करने से पहले रसायन का छिड़काव कर दिया जाए, उसके बाद उसकी जुताई की जाए तो खरपतवार का होना कम हो जाता है? और बीजों के चुनाव को थोड़ा बारीकी से समझाइए कि बीज का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखें, जिस या बीजोपचार किस प्रकार से करें जिससे खरपतवार नियंत्रण किया जा सके और बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि भाई बीज का चुनाव क्या होता है कि जब बीज की प्रोसेसिंग की जाती है और थैलियों में पैक किया जाता है तो उसमें सीड सर्टिफाइंग एजेंसी करती है कि भाई इसमें परमिसेबल लिमिट होती है वीड्स की, कि भाई 1 किलो में 1 दाना इस वीड का होगा। कुछ नॉक्सिस वीड होते हैं जिनको अलाउ नहीं किया जाता जी, और उसी वजह से कई बार हमारी कंसाइनमेंट भी रिजेक्ट हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है तो वीड्स के दानों का स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि ये खरपतवार का बीज परमिसेबल है या नहीं है। अगर परमिसेबल है तो इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए जी। तो इसलिए सीड सर्टिफाइंग एजेंसी का सोर्स अच्छा होना चाहिए और सीड सर्टिफाइंग एजेंसी जो है उसको निर्धारित करती है, उसमें मापदंड में लिखती है कि इसमें इतने वीड्स अलाउड है। तो इसीलिए किसान भाइयों को समय समय पर वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई आप अच्छी एजेंसी से अपना बीज परचेज कीजिए। पहला तो ये स्टेप है। दूसरा जो है खेत की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया मई के महीने में जो है किसान भाई की जनरली अधिकांश रूप से खेत खाली छोड़ते हैं। गेहूं की कटाई हो जाती है और गेहूं की और धान की बुआई और मक्का की बुआई के बीच में किसान 1-1.5 महीने खेत को खाली छोड़ते हैं जी। उस समय गर्मी भी काफ़ी होती है जिससे सूर्य की गर्मी से, जिसको हम कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन। बिल्कुल, सॉइल सोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जमीन का तापमान बढ़ाते हैं, चाहे हम ब्लैक पॉलीथीन शीट लगा करके, कई मोटाई की सीटें आती हैं वो स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या है मिट्टी का तापमान जो है लगभग बाहरी तापमान से 10-12 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। उस तापमान का जब इंक्रीज होता है मिट्टी का तापमान तो उसमें जो बीज होते हैं खरपतवारों के वो काफ़ी जमने की क्षमता छोड़ देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब जमने में उनकी जमने की क्षमता जो है कम हो जाती है, वीक पड़ जाते हैं। वीक पड़ता है। उसके साथ साथ एक बात और है कि कई बारी जो हमारे नुकसान देने वाले जो है कीड़े वगैरह होते हैं मिट्टी में, बीमारियों के अवशेष जो होते हैं वो भी टेम्परेचर बढ़ने से मर जाते हैं जी। तो इसको हम सॉइल सोलराइजेशन एक तकनीक बोलते हैं। उससे हम अपनी मिट्टी को उसका टेम्परेचर बढ़ाकर इन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं जी। और जब मई के महीने में आप गहरी जुताई कर देंगे तो आप मिट्टी को फाड़ देंगे, उसकी मतलब करीब 15 सेंटीमीटर तक उसको आप खोल देंगे जी। खोलने से क्या होता है कि तापमान बढ़ेगा और जो जैसे मैंने बताया कि भाई 15 दिन एक बार पानी देने से आप सीड बैंक को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी एक क्रिया जो है किसान भाई अपना सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम जो है बिना खर्च के खरपतवारों का प्रकोप को कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से निदान पाए जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक काफ़ी मतलब 40 या 45% तक खरपतवारों का जमाव कम होगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कुल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। क्या कोई ऐसी विधि है, क्या या इस पर कोई रिसर्च चल रहा है कि ज़्यादा तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकें या पूरी तरीके से इसको नष्ट किया जा सके? और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना जो उपज हमारी होती है किसान भाई की, उपज पर कितना असर डालता है? कितना कम उपज हो जाती है अगर खरपतवार नियंत्रण ना किया जाए, या उपज को कितना नुकसान पहुँचाता है? कितना % उपज कम हो जाएगा? देखिए ऐसा है, जैसे हमने बात की मोथा जाति के खरपतवारों का जो भोजन है वो जड़ों में होता है और उनका नियंत्रण बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जड़ों में जो खाना होता है वो काफ़ी साल तक वायबल रहता है जी।
तो इसलिए हम जो गहरी जुताई की बात करते जी। हैं, तो जिससे मोथे की जो जड़ें होती है ना, वो खुल जाती हैं। जी। और खुलने के बाद क्या होता है कि उसकी जड़ें जैसे ही सौर ऊर्जा से एक्सपोज होंगी, जी। वो नरम पड़ जाएंगी, जी। तो उनका जमाव कम होगा। जी। दूसरी बात आपने कहा कि भाई खरपतवार जब हम जो कोई भी ऐसी विधि है या ऐसा कोई तरीका है जिससे खरपतवार खरीफ के मौसम में कम हो। खरीफ के मौसम में खरपतवार के कारण जो नुकसान होता है वो उसका निर्भर होता है कि आपकी फसल कौन सी है। अगर मान लो बात करें हम कॉटन की, कपास की, तो कपास की जो पेड़ का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है जी। और हालांकि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कपास में काफ़ी मतलब 90 सेंटीमीटर के आसपास लाइन से लाइन की दूरी होती है। उसमें जो खरपतवार आते हैं उनको हम जो है ट्रैक्टर या खेत की जुताई करते समय हल के द्वारा भी उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और उसमें जो है दूसरे हर्बिसाइड जो हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग भी हम प्रोटेक्टेड शील्ड लगाकर कर सकते हैं जी। क्योंकि उसमें फसल की लाइन से लाइन की दूरी काफ़ी होती है। रही बात जैसे कुछ छोटी फसलें होती हैं जिनमें दूरी कम होती है, तो उनमें खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है और जल्दी से जल्दी खरपतवार फसल को दबा लेते हैं जी। तो ये जो नुकसान की सीमा है, जैसे आपने पूछा कि भाई किन फसलों में खरपतवार से ज़्यादा नुकसान होता है, किस में कम होता है, ये निर्भर करता है कि किसान की फसल के ऊपर है और किसान ने कौन सी विधि अपनाई है। बिल्कुल। अगर उसने समय पर सोइंग की है, समय पर बुआई की है, समय पर पानी लगाया है, समय पर खाद दिया है और समय पर हर्बिसाइड शाकनाशी का प्रयोग किया है, तो खरपतवारों से उसका नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। अगर उसने मान लो बुआई करते समय खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं किया और फसल 20, 25, 30 दिन की हो गई है जी, तो उसमें काफ़ी नुकसान खरपतवारों के कारण। डॉक्टर राजवीर जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि जो ये नुकसान है ये फसल पे फसल निर्भर करता है कि आपने कौन सी फसल लगाई और किस विधि से लगाई। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। एक बार फिर से अपने दूसरे मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा विषय है अनानास की खेती क्यों करनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विप्लव दास जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विप्लव दास जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अनानास की खेती में क्या संभावनाएं हैं और कोई किसान भाई से जुड़ना चाहता है तो व्यावसायिक रूप से कितना लाभ ले सकता है और क्या प्रमुख बिंदु होने चाहिए इस खेती को शुरुआत करने के लिए? देखिए जी जी देखिए अभी जो अनानास है वो बहुत हेल्दी फ्रूट जी, और जो नेशनल जो मार्केट है मार्केट की बहुत अच्छा है। इसलिए पहाड़ी एरिया पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा जी, क्योंकि साइंटिफिक तरीकों से अगर कोई किसान भाई वो जरूर लाभवान हो सकता है। क्योंकि ये देश का खेती बाड़ी है और थोड़ा क्या है, हाईलैंड चाहिए, थोड़ा ऊंचा जमीन चाहिए इसके लिए जी, क्योंकि अगर नीचे जमीन है तो वहाँ पे क्या है, पानी के थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए थोड़ा मीडियम से हाईलैंड चाहिए। और देखिए ये क्या है, खेती बाड़ी देर साल का, इसीलिए लैंड प्रिपरेशन से लेकर उसका जो प्लांटिंग मटेरियल वो भी हेल्दी होना चाहिए, पेस्ट डिसीज फ्री होना चाहिए और क्या है उसको भी थोड़ा ट्रीटमेंट करना है जी। कोई खेती बाड़ी का जो बीज होता है बीज शोधन होता है और इसको क्या कहा जाता है, साकार कहा जाता है जी। ये जो साकार है ना 3 तरीके का होता है। तो एकदम टॉप से निकल जाता है, वो स्टेम से निकलता है। जो स्टेम साकार है वो बहुत अच्छा है जी। उससे क्या है, 1.5 साल में जो आसान जो यील्ड है वो यील्ड मिलेगा। देखिए ये तो काफी वैरायटी भी है, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग वैरायटी के करते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और केरला जो स्टेट है, ये क्यों, क्वीन, जायंट क्यों, ये सब मॉरिशस, ये सब वैरायटी होता है जी। तो वैरायटी सिलेक्शन भी एक प्राइम इम्पोर्टेंस है ये अनानास के लिए जी।
जी डॉक्टर विप्लव जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, इसको और बारीकी से आपके द्वारा समझा जाएगा, लेकिन उससे पहले अनानास की खेती को लेकर एक विशेष रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं और धान आदि के अलावा फलों की बागवानी भी अच्छा मुनाफा देने वाली होती है। अगर आप ऐसे फलों की बागवानी करते हैं जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग होती है तो मुनाफा दोगुना हो जाता है। ऐसा ही एक फल है अनानास। अनानास की खेती किसान व्यावसायिक फसल के रूप में करते हैं। हमारे देश में अनानास की खेती मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम में की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भी अनानास की खेती करने लगे हैं। अनानास की खेती के लिए नम यानी आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला सहने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अनानास उगाने का मुख्य मौसम जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। मैदानी इलाकों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी व खेत को अच्छे से जोत लें। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें। पौधों को 1 सप्ताह छाया में सुखाएं और पत्तियों को अलग कर दें। जमीन में पौधा सीधा लगाएं और उसके कलिका वाले हिस्से में मिट्टी ना भरें। ज्यादा दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर लगभग 10 से 15 टन आसानी से उपज ली जा सकती है। तो अनानास की खेती से जुड़ी हुई ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप इन बातों को ध्यान रखकर अगर अनानास की खेती से जुड़ना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इनका इस्तेमाल कर आप अच्छा खासा उपज ले सकते हैं और अपने मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें खरीफ फसलों में और अनानास की खेती। इन विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, व्हाट्सअप नंबर फ्लैश किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कर आप अपने सवाल या अपने कोई भी संशय है तो आप सीधा पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर राजवीर जी, हम देख पा रहे हैं कि आप अपने साथ कुछ सैंपल्स के तौर पर कुछ लेकर पहुंचे हैं स्टूडियो के अंदर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए कि खरपतवार की पहचान किस प्रकार से करें और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, खरीफ मौसम में ये खरपतवार है जिसको बोलते हैं सांठी। जी, सांठी खरपतवार जो है, ये अगर खेत आपने खाली छोड़ दिया 15-20 दिन और बारिश होती रही तो पूरे खेत में आपको यही दिखाई देगा जी, जैसे कारपेट की तरह। इसको साइंटिफिक भाषा में ट्राइंथीमा पोर्चुलाकास्ट्रम और ट्राइंथीमा मोनोगाइना, दो इसकी स्पीसीज़ हैं। तो इसमें सफ़ेद फूल आता है और बीज भी इसके काले रंग के होते हैं, पापड़ जैसा होता है। तो ये इसको सांठी बोलते हैं। हालांकि ये खेतों के लिए एक खरपतवार है, किसानों के लिए खरपतवार है, लेकिन इसकी अपनी औषधीय वैल्यू भी है, मेडिसिन वैल्यू भी है।
साग भी बनाते हैं लोग किसान भाई, और इसको औषधि के रूप में भी कई प्रकार से इसको सिफारिश किया जाता है। दूसरा जो है ये है कनकौवा। कनकौवा भी खरपतवार जो है चौड़ी पत्ती वाला है और खरीफ मौसम में काफ़ी आता है। इस पे जो है नीले फ्लावर होते हैं, डे फ्लावर इसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। नीला फ्लावर आता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, और छोटे पौधे होते हैं, इसको बोलते हैं कनकौवा लोकल भाषा। ये है गोखरू। गोखरू भी आजकल जो है फसलों में आता है काफ़ी। पहले तो ये इसको कहते थे नॉन क्रॉप्ड खरपतवार, नॉन क्रॉप्ड वीड। नॉन क्रॉप्ड वीड का मतलब ये होता है कि जो जहाँ जंगल होता है, जहाँ फसल नहीं उगाई जाती, वहाँ ये उगता है। और जो मुख्य चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है खरीफ मौसम में, इसको सब लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं गाजर घास जी। इसका नाम है वैज्ञानिक पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, और इसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। इसको जो है बहुत पहले इसको बोलते थे ये वीड ऑफ नो मैन्स लैंड वीड। नो मैन्स लैंड वीड का मतलब क्या होता है कि ये वहाँ उगता है जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये अधिकतर रेलवे ट्रैक्स के आसपास उगता था। क्यों उगता था, क्यों फैलता था? इसके बीज, एक पौधा आप सोच नहीं सकते 12 से 15 हज़ार बीज पैदा करता है गाजर घास का पौधा। और दूसरा, हल्के होते हैं बीज, बीज के ऊपर एक पैराशूट जी जैसा नुकीला होता है, और छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल, जैसे पैराशूट ऊपर से आता है ना, अब हम फ्लाइट से पैराशूट से उतरते हैं, उसी शेप में इसके बीज होते हैं काले रंग के, और जिससे ये मूवमेंट करता है। जी डॉक्टर राजवीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अब उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। विपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। विपिन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। फिर से डॉक्टर राजवीर जी का रुक करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। विपिन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राजवीर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इस गाजर घास की बात हम कर रहे थे जी। इसका जो है, जो मूवमेंट ऑफ सीड, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं, बहुत फास्ट होता है। लाइट वेट सीड होते हैं, इसलिए इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है जी। पानी के जरिए होता है, हवा के जरिए होता है, एनिमल्स के जरिए होता है। इसी वजह से इसका फैलाव कंट्री में हर जगह मिलेगा। जहाँ कोई पौधा नहीं मिलेगा वहाँ ये मिलेगा, और सफ़ेद फूल होते हैं। कारण इसका, जैसे मैंने बताया, बीज छोटे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मूवमेंट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीजन और है, प्लास्ट डोरमेंसी, एब्सेंस ऑफ डोरमेंसी। हम कहते हैं डोरमेंसी का मतलब, किसानों को मैं समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से अप्रैल में पैदा किया हुआ गेहूँ मई में नहीं उग सकता जी, इसी तरीके से उसको कहते हैं उसमें डोरमेंट। मतलब उस डोरमेंट का मतलब है बीज 5-6 महीने के लिए सो जाता है, लेकिन इसका बीज नहीं सोता है। इसका बीज जो है, इस गाजर घास का बीज जो है, सोता नहीं है। उसका मतलब कहने का ये कि बीज पैदा होते हैं, नीचे गिरते हैं, पौधा बनता है, और साल में 4 साइकिल पूरा करता है। एक पौधा 4 साइकिल पूरा करता है। इसका मतलब यही कारण है कि जैसे किसान भाई इसको देखेंगे, इसको उखाड़ेंगे बीज बनने से पहले, और इसको जला देंगे या दबा देंगे, जिससे उनके घर के आसपास ये नहीं पनने पाएगा। दूसरी बात, इससे एलर्जी होती है। इसको नंगे हाथों से ना उखाड़ें, और उखाड़ करके इसको सुखा कर जला दें। और क्योंकि ये ज़्यादा फैल रहा है भारत में, तो भारत सरकार ने भी इसके फैलाव को रोकने के लिए कई प्रयास किए, कई सरकारी योजनाएं बनाई।
जिसमें भारत सरकार ने, हमारे ICAR ने एक सप्ताह बनाया, गाजर घास जागरूकता सप्ताह, जो 16 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान, सप्ताह के दौरान सारी एक्टिविटी इसको नियंत्रण करने के लिए की जाती है जी। इसके लिए बायोलॉजिकल नियंत्रण भी बनाया, इसको कम करने के लिए कुछ ऐसे प्लांट भी बनाए, ऐसे दूसरे पौधे हैं जैसे मैरीगोल्ड है, गेंदे का फूल है, अगर जिस एरिया में ये ज़्यादा फैलता है वहाँ गेंदे का फूल लगा देंगे जी, तो उसमें गेंदे के फूल के एलोपैथी इफेक्ट के कारण इसका जमाव कम होगा। जी डॉक्टर राजवीर जी, एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लिया जाता है। सगन है देवा मध्य प्रदेश से। सगन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है। सगन जी, हाँ सर। अपना सवाल पूछिए। जगन जी, सर गाजर घास तो आपने पूछना था, गाजर घास को कोई बगल में। जी आपका सवाल गाजर घास से रिलेटेड है। हाँ सर, खेत की धूप का असर बोला। जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाता है। डॉक्टर राजवीर जी, इनके सवाल गाजर घास से ही जुड़ा हुआ है, इनके सवाल का जवाब दीजिए। एक्चुअली सवाल मेरे को छगन जी साफ सुफ नहीं सुनाई दिया, क्या पूछना चाहते हैं? खेत में गाजर घास ज्यादा उग रही है, इससे परेशान है, किस तरह से नियंत्रण आप करें? ये बताइए जगन जी, आप कौन सी फसल की बात कर रहे हैं? जगन जी, क्या आपने कोई फसल लगाई उस खेत में से संपर्क टूट गया है डॉक्टर साहब? क्योंकि देखिए, अब गाजर घास की बात हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मक्का में गाजर घास है, तो आपको गाजर घास को मारना है और मक्का को बचाना है, तो आपको एक निश्चित, एक स्पेसिफिक शाकनाशी का प्रयोग करना है। जी, निराई गुड़ाई तो आप सब फसलों में कर सकते हैं, लेकिन अगर निराई गुड़ाई का आपके पास संभावना नहीं है तो शाकनाशी का प्रयोग करना जरूरी है। और शाकनाशी का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको फसल को बचाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर किसान भाई को समझाता हूं। अगर मक्का की फसल में आपका गाजर घास है, तो आपको क्या करना है, आप जब मक्का की फसल लगाएंगे, लगाने के सोइंग करने के बाद आप उसमें एक दवाई डालेंगे, एट्राजिन। एट्राजिन की 1 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ के लिए 500 लीटर पानी में घोल बनाएंगे, मक्का की सोइंग के 1 या 2 दिन बाद छिड़काव कर देंगे। तो उससे क्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सभी खरपतवार, घास जाति के भी काफ़ी खरपतवार, इसमें गाजर घास भी है, वो सब नियंत्रित हो जाएंगे, वो जमने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। अगर किसान भाई ये नहीं कर पाए हैं और उनकी मक्का की फसल 10 या 15 दिन की हो गई है, उस समय कौन सी दवाई का प्रयोग करें, वो दवाई का नाम बदल जाएगा जी, और समय भी बदल जाएगा, दवाई का नाम भी बदल जाएगा और दवाई की मात्रा भी बदल जाएगी। जी राजवीर जी, मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगा माफी के साथ। एक बार दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष हैं मध्य प्रदेश से। सुभाष जी, अपना सवाल पूछिए। सुभाष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, अपना सवाल पूछिए। अनानास की खेती खरगोन जिले में हो सकती है क्या? अनानास की खेती आपके क्षेत्र में हो सकती है, ये सवाल है आपका? हाँ, ये अनानास खेती यहाँ हो सकती है क्या खरगोन जिले में? जी, यह तापमान 45 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जी सुभाष जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर विप्लव दास जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विप्लव दास जी, हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि खरगोन मध्य प्रदेश में क्या अनानास की खेती कर सकते हैं? देखिए, ये अनानास के लिए जो हाइड्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, ये से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए जी, ये तो एक बात है। और क्या है, बारिश जो है, ये बारिश का लगभग 1500 से लेकर 2000 mm बारिश होना चाहिए जी। अगर बारिश नहीं है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, कोई सिंचाई का बंदोबस्त, ये तो जरूरत होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोक्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा रहेगा तो ये हो सकता है। अभी कभी क्या है, इंटरक्रॉपिंग जो है, इंटरक्रॉपिंग के साथ भी ये अनारस खेती बाड़ी कर सकते हैं। अभी क्या है, इंटरक्रॉपिंग जिसको कहा है साथी फसल, फसल का साथ ही दूसरा फसल का साथ भी कर सकते हैं जी। तो क्या है, किसान भाई को एक चीज है, पहले आप क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक किसी विज्ञान केंद्र है, अपना ट्रायल चलता है। तो किसान भाई अगर क्या है, छोटा जमीन पे पहले ट्रायल कर सकते हैं, अगर वो सक्सेस हो जाएगा तो जी
क्या ये काफी एरिया और एरिया एक्सटेंशन कर सकते हैं? क्योंकि आपकी ये जो खेती बाड़ी है अनारस का, ये क्या है, मुनाफा है। इसीलिए पहले छोटा सा ट्रायल करना है, उसका बाद एरिया एक्सटेंशन करना है। जी जी, तो सुभाष जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, आपने तमाम तरीके की बातें बताई, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, उनका सवाल शामिल कर लिया जाता है। जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो अपना सवाल पूछिए। शिशुपाल जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो अपना सवाल पूछिए। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए पहले तो। हेलो सर जी, अपना सवाल पूछिए। सर, उड़द बोई थी हमने 6 एकड़ में। जी, 6 एकड़ में उड़द बोई थी सर हमने। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर, उड़द बोई थी 6 एकड़ में, 3 एकड़ की तो उड़द अच्छी है और 3 एकड़ में छोटी छोटी रह सर बढ़ नहीं रही। जी, शिशुपाल जी आपके सवाल का जवाब दे जाता है। जी जी जी, डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, इन्होंने उड़द की खेती करी है, उसमें इन्होंने खरपतवार का सामना करना पड़ रहा है, क्या समाधान है इनके लिए? ऐसा है, आप शिशुपाल जी ये बताइए, उड़द की खेती कितने दिन की हो गई, फसल बोए कितने दिन हो गए? क्योंकि अगर उड़द की खेती आपने 15-20 दिन की बोई है तो उसमें शाकनाशी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर वो 1.5-2 महीने की हो गई है तो उसमें आप निराई गुड़ाई द्वारा ही खरपतवार निकाल सकते हैं। जी, और मैं किसानों भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उड़द की खेती हो या अरहर की खेती हो या मूंग की खेती हो, उसमें जब आप फसल लगाते हो उसके 1 या 2 दिन बाद, बीज की बुआई के 1 या 2 दिन बाद जो है एक दवाई आती है पेंडिमिथिलिन। पेंडिमिथिलिन नामक दवाई का प्रयोग आप जो है 1 किलो मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2.5 एकड़ में आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो पेंडिमिथिलिन दवाई का नाम आप याद रखिए। उड़द की खेती हो, अरहर की हो, मूंग की हो, तो लेकिन उसमें ये है, आप बुआई जिस दिन करें उसके अगले दिन या उससे अगले दिन दवाई का छिड़काव समान रूप से आप अपने खेत में करें, जिससे खरपतवार जम ही नहीं पाएंगे। जी, तो शिशुपाल जी, आप उड़द की खेती अगर कर रहे हैं तो इस दवाई का इस्तेमाल करके खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खरपतवार कितने प्रकार होते हैं और तमाम बातें आपने बताई, क्या खरपतवार सिर्फ नुकसान पहुँचाते हैं या इसका कोई सदुपयोग कर सकते हैं? इसको उखाड़ने के बाद इसका किस तरीके से कोई कंपोस्ट बनाया जा सकता है या किसी तरह का खाद बनाया जा सकता है? ऐसा है शुक्ला जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब कंपोस्ट की बात आई तो ये जो गाजर घास की चर्चा चल रही थी थोड़े समय पहले, क्या है कि कुछ राज्यों के अंदर, कुछ जिलों में प्रशासन ने ये वो निकाला ऑर्डर कि भाई जो भी गाजर घास को उखाड़ के लाएगा तो उसको 1 किलो के हिसाब से कुछ पैसा दिया जाएगा। अरे वाह! और इसका मैं बताता हूँ, किसान भाइयों ने राजस्थान में ये जो है काफ़ी शुरू हुआ और किसानों ने काफ़ी उखाड़ा, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट का ये ध्येय था, ये एफर्ट्स था, ये प्रयास था कि गाजर घास की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको किसानों के को इंसेंटिव दे करके कम किया जाए। दूसरी बात, किसान भाई इसका कंपोस्ट बना सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा आपके गोबर से ज्यादा होती है। कंपोस्ट की इसकी वैल्यू इतनी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का मात्रा इसमें काफी होती है। इसका कंपोस्टिंग ढंग से करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे उसकी कंपोस्टिंग
बीज बनने से पहले होनी चाहिए। क्योंकि अगर बीज कंपोस्ट में चले गए और जिस किसान भाई ने इसका कंपोस्ट को प्रयोग किया खेतों में, उसके खेत में खरपतवार के बीज चले जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग देखिए, अभी आपने पूछा कि क्या खरपतवार हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने बताया था साठी का प्रयोग औषधीय रूप में किया जाता है। बहुत सारे खरपतवार हैं, पुनर्नवा है, उनका क्या होता है कि मेडिसिनल वैल्यू होती है जी। उसको मेडिसिनल वैल्यू के रूप में भी यूज किया जाता है। लेकिन किसानों के लिए तो क्योंकि वो बिन बुलाए मेहमान हैं, तो इसलिए उनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये गाजर घास की बात है, इसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन बीज बनने से पहले जी। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजीत कुमार सुपौल बिहार से। रंजीत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रंजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। पूछ रहे हैं सर जी कि यानी अनानास का खेती हमारे जो बिहार है सुपौल, वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी में यानी बंगाल में होता है, यानी कि वो इस्लामपुर और साइड में, सिलीगुड़ी साइड में जी। तो हमारे इधर यानी अनानास हो जाएगा जी? आपका सवाल का जवाब ले लिया जाता है। और एक खरपतवार पे है सर जी, यानी हाथ से ये निकाई गुड़ाई यानी धान में सही रहेगा कि रासायनिक विधि में सही रहेगा, ये बता देना सर। जी रंजीत जी, आपके दोनों सवाल का जवाब दिया जाता है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विप्लव दास जी का रुख लेते हैं। डॉक्टर विप्लव दास जी, हमारे दर्शक हैं सुपौल बिहार से, इनके क्षेत्र से 150 किलोमीटर दूर करीब बता रहे हैं कि अनानास की खेती की जा रही है। क्या इनके क्षेत्र में भी संभव है, और अगर संभव है तो किन तरीकों को अपनाएं? हेलो जी डॉक्टर विप्लव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, सवाल क्या था? इनका सवाल था कि सुपौल बिहार में वहां से करीब 150 किलोमीटर दूर किसी क्षेत्र में अनानास की खेती हो रही है। क्या ये सुपौल में भी किसी तकनीक को या किसी प्रक्रिया को अपनाकर अनानास की खेती कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? हाँ देखिए, अभी क्या है, अभी थोड़ा पब्लिक जो है हेल्थ कॉन्शियस है। ये जैविक खेती बाड़ी से अनानास है ना, इसका क्या है, जैविक खेती बाड़ी से अनानास इसका थोड़ा डिमांड है जी, क्योंकि जो केमिकल खाद है थोड़ा कम डालना है, और जो जैविक खाद है, सपोज मान लीजिए भार्मी कंपोस्ट है, फार्मयार्ड मैन्योर है, तो ये क्या है, इसको थोड़ा ज्यादा यूज करना है। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए हमारा क्या प्रजुक्ति है, क्या साइंस है इसमें, वो जो हो टेक्निक, वो टेक्निक लेके हमको फील्ड पे जाना है। तो इसीलिए क्या है, कैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग और लो डेंसिटी प्लांटिंग, वो थोड़ा ध्यान देना है। क्वालिटी साकर टू टाइप, तो मदर प्लांट से साकर होता है प्लांटिंग मटेरियल, वो लेना है। ITM फॉलो करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है पाइनएप्पल का, अनानास का, ये थोड़ा फॉलो करना है जी। और क्या है, और थोड़ा लास्ट में क्या है, जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन खाद देता है, नाइट्रोजन जरूरत है, मगर वो क्या है 18 से लेकर 24 साल तक है, मगर 11 मास का पहले वो नाइट्रोजन यूरिया खाद जो है वो 11 मास का पहले ही देना, कंप्लीट करना है जी, क्योंकि नहीं तो इसका गड़बड़ होगा, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा, और रेसिडुअल जो फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर, वो रेसिडुअल इफेक्ट भी रहता है। इसीलिए क्या है, एक्सपोर्ट क्वालिटी और जैविक अनानास खेती बाड़ी जी में अगर थोड़ा किसान भाई ध्यान देगा तो उसमें काफी, मतलब क्या है, वो जो डबलिंग फार्मर इनकम, ये क्या है, एक तरीका हो सकता है जी। तो इस तरीके से आप अगर अनानास की खेती से जुड़ना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। डॉक्टर विप्लव दास जी ने आपकी समस्या का समाधान किया है। फिलहाल डॉक्टर राजवीर जी का रुख लेते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, जो हमारे दर्शक थे उनका दूसरा सवाल धान की खेती को लेकर था, और प्रमुखता देखे जाए तो खरीफ के सीजन में धान की खेती मुख्य रूप से व्यापक तौर पर की जाती है। इसमें खरपतवार का नियंत्रण करना क्या बहुत बड़ी चुनौती है और किस प्रकार से करना चाहिए? रंजीत जी, आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बिहार में, और बिहार में धान की खेती में काफ़ी पानी होता है, लेकिन निराई गुड़ाई आप एक बार ही कर सकते हैं। जैसे रुपाई आपने धान किया और आप शाकनाशी या हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं रसायन के कारण, तो आप उसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। एक निराई गुड़ाई जो है, आप रुपाई के
25 से 30 दिन के अंदर करो और एक 50 दिन पे करो। जी। 2 निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और निराई गुड़ाई तब करें जब थोड़ा सा पानी आप उतार लें। कभी कभी क्या होता है, हमेशा रोपित धान में पानी खड़ा रहता है, लेकिन रोपित धान में जब पानी खड़ा रहता है तो हाथ से ही खरपतवारों को निकालना पड़ता है। जी। तो आप निराई गुड़ाई से खरपतवार निकाल सकते हैं। तो निराई गुड़ाई करके भी आप खरपतवार निकाल सकते हैं। रंजीत जी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। 2 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है। अनानास की खेती कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, साथ ही खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप सीधा टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल पूछ डालिए। डॉक्टर विप्लव दास जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विप्लव दास जी, अगर हम बात करें अनानास की खेती की, तो इस समय जो नई बुआई की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं बरसात का मौसम है और कहीं पर समय से ज़्यादा बरसात हो रही है और कहीं पर बरसात कम हो रही है, तो इस मौसम में जो नई फसल लगाई गई है उसका किस प्रकार से बरसात के अनुरूप ध्यान रखें, और जो फसल तैयार है उसमें क्या ज्यादा बरसात से नुकसान हो सकता है, बरसात के अनुकूल किस तरीके से अपनी फसल का और अपनी फल का ध्यान रखा जाए? देखिए, अभी तो क्या है, थोड़ा आबोहवा को जो वातावरण है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है जी, काफी तो ज्यादा बारिश और काफी सूखा मौसम है। तो क्या है ये सपोज मान लीजिए 2 साल का है, तो इसीलिए एक शेड्यूल बनाना है पहले से जी। तो 2 महीना का शेड्यूल क्या करना है, 3 महीना का शेड्यूल करना है। बीच में क्या है, अगर कोई क्लाइमेट चेंज सपोज मान लीजिए भारी वर्षण हो गया, तो हमको क्या है ड्रेनेज को अच्छा तरीके से करना है, क्योंकि अगर कोई पानी नहीं निकलेगा तो क्या है कलर, जिसको कहा जाता है गोरा पचा जी, ये क्या है डैमेज हो सकता है। तो इस क्या है तुरंत क्या है वो पानी को निकाल देना एक प्राइम इम्पोर्टेंस है खरीफ सीजन पे। तो इसलिए क्या है ड्रेनेज को साफ सुथरा रखना है, और क्या है क्लीन कल्टीवेशन मतलब ये क्या है, अगर कोई वीड होता है तो क्या है हैंड वीडिंग करना है इस टाइम पे, इस टाइम पे हैंड वीडिंग करना है। और अभी तो क्या है हार्वेस्टिंग चल रहा है, एक तरीके का तो हार्वेस्टिंग मोरलेस 60 to 70% कंप्लीट हो गया। तो हार्वेस्टिंग करने का बाद क्या है एक फंगिसाइड स्प्रे करना है जी। फंगिसाइड करता है तो क्या है हमारा 2 बार अगर 2 बार 3 बार अगर रखा, तो इसीलिए प्लांट को डैमेज नहीं होगा फंगस से। इसीलिए फंगिसाइड जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमको स्प्रे करना है इसमें। और अभी देखिए अभी बारिश चल रहा है, इसीलिए क्या है पूरा सॉइल को पूरा ट्रीटमेंट अभी नहीं करना, ठीक है। अगर सॉइल का कोई है तो यूरिया का साथ प्लांट भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए अभी क्या थोड़ा हेल्थ अगर कमजोरी है तो आप क्या है एलटी के जो है 19 ये क्या है वो लिख में
इसीलिए थोड़ा बारिश से अनानास खेती बाड़ी जो है थोड़ा ध्यान देना है। पहले तो ड्रेनेज और क्या है आगाछा जो है वीट है, वो वीट को थोड़ा ध्यान देना है। जी, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं इस मौसम में। फिलहाल एक दर्शक हैं हमारे साथ जो कि सागर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, जिनका नाम है राम। राम जी, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए। राम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए और अपने टेलीविजन का आवाज कम कर लीजिए। जी रामकेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, ये गाजर घास का कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। डॉक्टर राजवीर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, ये गाजर घास का कंपोस्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, इनको थोड़ी जानकारी दीजिए। ऐसा है, देखिए, जब गाजर घास आप उखाड़ करके एक जगह रखेंगे, उसको सुखा दीजिए। सबसे पहले तो आप गाजर घास के वो पौधों को जगाइए जो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी एक्टिव हो, मतलब काफ़ी हरा भरा हो, उसमें बीज ना हो, उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई हो, उसमें फूल नहीं आए हो, बीज नहीं आए हो, ऐसे को उखाड़ करके एक जगह डंप कर लीजिए। डंप करके उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद जो है उसका कंपोस्ट बनाइए। उसमें गोबर की खाद कुछ मिला सकते हैं, कुछ केचुए आते हैं उस तरीके के, उनको मिक्स करके जो है आप बिल्कुल सड़ने के लिए पूरा करके उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट की ये प्रक्रिया है। कंपोस्ट क्या होता है, आप सूखा होना चाहिए, सूखे होने के बाद उसका अच्छा कंपोस्ट बनेगा। जी, तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो रामकेश जी, इस तरीके से आप गाजर घास की कंपोस्ट बनाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं और इस तरीके से आपकी उपज में भी अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे और आपके खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और खरपतवार का सदुपयोग भी आप कर पाएंगे। डॉक्टर बिप्लब जी का फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। डॉक्टर बिप्लब जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब यहाँ पर फसल कोई तैयार है तो अनानास फल को तोड़ने के लिए किन बातों का ध्यान रखें और कैसे समझें कि फसल हमारी या जो फल हमारा है वो तोड़ने के लिए तैयार है, अब सही समय है कि अब उसको तोड़ा जा सकता है? एकदम आपने सही बताया। जो हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है, इसको कहा जाता है हार्वेस्ट इंडेक्स। तो फार्मर्स लोगों का क्या है, देखिए ये पाइनएप्पल हार्वेस्टिंग का टाइम कलर चेंज होता है जी, तो पूरा फ्रूट का ध्यान दीजिए। तो 1/3 ऑफ पाइनएप्पल अगर कलर चेंज ग्रीनिश से थोड़ा क्या है गोल्डन येलो कलर आएगा जी, तो हार्वेस्टिंग करने का एक टाइम है जी। और क्या है, थोड़ा क्या है, उसको क्या जाता है आई, जो छोटा छोटा बाढ़ होता है, वो बाढ़ थोड़ा क्या है स्प्रेड होता है, वो बाढ़ थोड़ा स्प्रेड होता है। तो ये क्या है, एक्चुअली डेट ऑफ टाइम जो है वो क्या है, थोड़ा बारिश, ज्यादा बारिश चलेगा, हार्वेस्टिंग मत करिए इस टाइम। थोड़ा सूखा दिन पे हार्वेस्टिंग करिए और हार्वेस्टिंग करने के बाद थोड़ा क्या है, सनलाइट से थोड़ा शेड पे रखिए उसको। जो फ्रूट है, फ्रूट को थोड़ा शेड पे गैदर करिए और थोड़ा धूप से दूर रखिए उसको जी। और जो कटिंग करना है थोड़ा क्या है, नाइफ लेके थोड़ा क्या शार्प कटिंग करना है। शार्प कटिंग करने से क्या है होता है, वो जो ट्रांसपोर्ट अच्छा तरीका से होता है जी। ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कलर चेंज है बिल्कुल। अभी क्या है, अभी थोड़ा क्या है, पोस्ट फ्लावरिंग होता है, उसको सीजन पे क्या है, सीजन तरीका मान लीजिए, छठ पूजा है, दुर्गा उत्सव है, इस टाइम क्या है थोड़ा फ्रूट चाहिए। ये क्या है, इसका हार्वेस्टिंग थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका क्या है थोड़ा चेंज नहीं होता है इस टाइम। वो के लिए इथिलीन, इथेल ये सब अप्लाई करना है और थोड़ा क्या है 500 ग्राम और 600 ग्राम होता है और उस टाइम क्या है ज्यादा मुनाफा है तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग तुरंत करते हैं अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस और क्या है मार्केट डिमांड जी, और थोड़ा बीज देते हैं जी। डॉक्टर बिप्लब जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपने कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए और किसान भाइयों के लिए जो अनानास की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी उसको साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी।
डॉक्टर राजवीर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, समय की सीमा हमें समाप्त करने के लिए कार्यक्रम का आदेश कर रही है, इसलिए मैं आपसे आखिरी में कुछ कम शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि किसान भाई अगर सह फसली खेती करना चाहते हैं तो उससे खरपतवार नियंत्रण कितना आसान हो जाता है, और साथ में ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये खरपतवार होते हैं क्या ये कीटों को और बीमारियों को भी निमंत्रण देते हैं फसलों के अंदर? देखिए, किसान भाइयों को नट सेल में बताना चाहता हूँ, खरपतवार कम हो उनको समय पर बिजाई करनी चाहिए, बीज अच्छा लेना चाहिए और समय से फसल के अनुसार अगर निराई गुड़ाई कर सकें तो निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन पे करनी चाहिए एक, और दूसरी 30 से 35 या 40 दिन तक करनी चाहिए फसल के हिसाब से, फसल की अवधि के हिसाब से। दूसरी बात, शाकनाशी का प्रयोग बुआई के बाद भी होता है और बुआई के 15-20 दिन बाद भी कुछ फसलों में किया जाता है। तो आप जो है शाकनाशी अपने टाइम से अरेंज करें और उससे क्या है, शाकनाशी छिड़काव करते समय पूरी सावधानियों के साथ करें और मौसम का भी ध्यान रखें। अगर आपने सब चीज़ें अच्छी की हैं और मौसम में बारिश हो रही है और बारिश के 1 घंटे पहले आपने दवाई छिड़क दी तो उस दवाई का किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सब चीज़ों का समावेश करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों को ये विनती मैं करना चाहता हूँ। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर राजीव शर्मा जी ने भी बताई हैं कि किस तरीके से आप किन बातों का ध्यान रख के आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल की अच्छी देखभाल कर सकते हैं, आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर राजवीर जी, कीमती समय निकाल कर जो आप स्टूडियो में आए और महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की खरपतवार नियंत्रण को लेकर, उसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो आज 2 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, कैसे खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं, अनानास की खेती को लेकर आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर जो जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, उम्मीद करते हैं इन जानकारियों का आप सही उपयोग करेंगे और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लेकर आएंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में हर अंक में अलग अलग विषय पर चर्चा होती है। अगले कौन से विषय रहेंगे, किस अंक में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं वर्षा जल का समुचित संरक्षण और उपयोग। जिस तरीके से हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में वर्षा जल का किस तरीके से आपको संयंत्रित करना है और खरीफ मौसम में प्याज की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमारे हेलो किसान कार्यक्रम में आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे किसान कॉल सेंटर नंबर पर फोन करके भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, टोल फ्री नंबर है 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा आप हेलो किसान के कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर दिखाए गए हेलो किसान कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं और तमाम जानकारियां ले सकते हैं, अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषयों के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें DD किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।